हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलजार सर फ्रॉम करियर इंग्लिश। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है टेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं, यानी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम टेंस के स्ट्रक्चर को खुद ही बना सकते हैं। इससे पिछले वीडियोज़ में हमने सीखा टेंस का नाम बनाना, साथ ही हर टेंस को पहचानना, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। साथ ही हमने देखा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन सा मेन वर्ब लगता है। इसको हम एक टेबल के माध्यम से बनाना सीख चुके हैं। तो आज हम लोग उसी टेबल के माध्यम से टेंस के स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे कि 12 टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखे, यही आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। या फिर सब्जेक्ट होता है और वर्ब को ही 2 भागों में बांट दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आई लर्न इंग्लिश। इसमें आप देखिए आई सब्जेक्ट है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति मैं हूँ, यानी आई सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहा हूँ? सीखने का। ये लर्न वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। यानी आपका पहला रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस सेंटेंस के थ्रू आप समझ गए। दूसरा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, और अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसमें भी सब्जेक्ट मैं हूँ, यानी आई सब्जेक्ट है और एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग मेन वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनता है? एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 2 ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इसी 2 तरह के स्ट्रक्चर से आप 12 टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 12 जो टेंस होते हैं, इस 12 टेंस में से 2 टेंस, कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का भी इंडेफिनिट। यही दोनों सेंटेंस को, इसी दोनों टेंस को हम इस रूल पे बनाते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह बाकी बचे सभी 10 टेंसेज में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके 12 स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से टेबल का उपयोग कर, उस टेबल का प्रयोग कर 12 स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। देखिए पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स जनरली याद कर लेते हैं। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कोई भी रूल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे खुद ही बनाएंगे, क्योंकि जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जब भूलेंगे भी तो खुद ही बना लेंगे, यानी ना आपको याद करने की आवश्यकता है और ना ही भूलने की कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैंने आपको बताया दो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, यानी यहाँ रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मात्र यही 2 टेंस को आप इस वाले रूल पे बनाएंगे। बाकी जितने भी टेंस बच गए सबको आप नीचे वाले रूल पे बना लेंगे। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हमने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। अब आप उस टेबल को देखिए, उस टेबल में कौन सा मेन वर्ब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ V1 या V5 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर से हम वही, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगता है एम इज आर। आप उस बॉक्स को देखिए,
उस टेबल को देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर लगता है और मेन वर्ब V4 लगता है। फिर से हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के जगह हैव हैज है और मेन वर्ब में V3 का प्रयोग होता है। हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, हमने हैव हैज को लिखा, फिर मेन वर्ब को लिखना है, हमने V3 को लिखा, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हैव हैज होता है प्लस बीन होता है, तो हम सब्जेक्ट लिखे प्लस हैव हैज लिखे प्लस बीन भी लिखे, और मेन वर्ब उसमें भी V4 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। आइए पास्ट इंडेफिनिट में, मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट। कौन से स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, आइए हमने सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखिए यानी मेन वर्ब लिखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। मेन वर्ब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया जाएगा V2 एंड V1। V1 का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ V2 लिखना है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट लिखना है, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आइए इस रूल पे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर से वाज वर्ब लगाइए। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेबल में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगता है और मेन वर्ब लगता है V4 लगाइए और ऑब्जेक्ट लिखिए। इस प्रकार से आप पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, मेन वर्ब V3 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, साथ ही बीन भी लगता है तो प्लस बीन कर देंगे, मेन वर्ब V4 ही लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में जाएंगे, पहला टेंस है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसी रूल पे बनेगा, यानी मात्र दो ही टेंस है जो ऊपर वाले रूल पे बनता है, बाकी सभी का सभी नीचे वाले यानी सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद कहा हेल्पिंग वर्ब लिखिए। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बॉक्स को हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, शैल विल लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब लिखना है V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट लिखिए, शैल विल लगाएं यानी हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगता है, बी भी लगाएं, मेन वर्ब V4 लगता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये भी बनकर तैयार है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आइए, पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल विल होता है लिख देंगे, इसके साथ हैव भी लगता है, हैव भी लिख देंगे, मेन वर्ब की जगह V3 का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये रूल भी आपका बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद शैल या विल लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शैल विल का ही प्रयोग होता है, उसमें भी शैल विल लिखेंगे, साथ ही उसमें हैव भी लगता है, बीन भी लगता है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, हमने सभी को लिख दिया। मेन वर्ब V4 है, हमने V4 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। इस तरीके से आपका 12 टेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब आप बताइए, क्या आपको इसे याद करने की आवश्यकता है? जी नहीं सर, आपको बिल्कुल भी इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ट्रिक को समझना है और इस ट्रिक को समझने के लिए आप उस टेबल को देखें, कौन से टेबल में, कौन से बॉक्स में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब लगता है, बस उसको आप लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा याद करना तो है, हमें ये दोनों स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। क्या हमें ये स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, तब मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी हमें ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली 12 टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो गाइज आप 12 टेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। अब आपको याद करने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप 12 स्ट्रक्चर को खुद ही बना सकते हैं। तो क्या आप 12 टेंस से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं?
जी हाँ, आप 12 टेंस से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाना शुरू कीजिए और स्ट्रक्चर का यूज करके आप किसी भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेज या किसी भी तरह के सेंटेंसेज बनाते समय अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ़ में डाल सकती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आइए उन छोटे छोटे चीज़ों को भी हम बारीकी से सीखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। हालांकि ये काफ़ी इजी है, फिर भी आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करता है। अगर मैं आपको 100 सेंटेंस दूँ तो आपको लगेगा कि उस 100 सेंटेंस में 100 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट 100 नहीं होते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, यह एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है सब्जेक्ट बदलता रहता है, और जब सब्जेक्ट बदलता है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसा कि आपने देखा, कहीं एम इज आर में से कोई एक लेना है, हैव हैज में से कोई एक लेना है, शैल विल में से कोई एक लेना है, डू डज में से कोई एक लेना है। तो ऐसा ना हो कि आपको किसी एक को लेना है, उसमें आप गलती कर जाएं। उसके अलावा मेन वर्ब तो आपका फिक्स है, किसमें V1 V2 V3 V4 और V5 किस टेंस में कौन लगाना है, ये आप लगा लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में आप ऑब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग नहीं करते, आई की जगह मी का प्रयोग करते हैं, ही की जगह हिम का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्या रूप होता है, इसको भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस टेंस में जो व्यक्ति काम करता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यह सब्जेक्ट कितना हो सकता है? यह सब्जेक्ट, पहले आप ये जानिए, दो चीज़ ही सब्जेक्ट बनता है, या तो वह कोई नाउन होगा या वह कोई प्रोनाउन होगा। और यह सब्जेक्ट की संख्या मात्र 9 है। यानी अगर हम आपको 100 प्रकार के सेंटेंस देते हैं तो उस 100 सेंटेंसेस में मात्र 9 प्रकार के ही सब्जेक्ट निकल के आएंगे। तो ये 9 सब्जेक्ट को आप इजीली याद रख सकते हैं। यह नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन की बात करें तो वह आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे, ये 7 प्रोनाउन है। यही 7 प्रोनाउन में से कोई एक हो सकता है। अगर नाउन की बात करें तो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, यही 2 प्रकार के नाउन में से कोई एक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर सब्जेक्ट मात्र 9 ही हो सकता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। आइए बात करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। सब्जेक्ट आई अगर हो तो इसके साथ पॉसिबल हेल्पिंग वर्ब्स जो है एम, सॉरी वर्ड गलत है, आप इसको सही कर लेंगे, वाज का प्रयोग होगा, एम, वाज, हैव एंड डू। और वी के साथ लगता है आर, वर, हैव एंड डू। यू के साथ भी आर, वर, हैव एंड डू। ही के साथ इज, वाज, हैज एंड डज। शी के साथ भी इज, वाज, हैज एंड डज। इट के साथ भी इज, वाज, हैज एंड डज। एंड दे के साथ आर, वर, हैव एंड डू। और अगर सिंगुलर नाउन हो कोई सा भी तो इज, वॉज, हैज, डज। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर नाउन क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर नाउन मतलब वैसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति प्राणी का बोध कराता हो। जैसे राम एक व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति है, गीता एक लड़की है, गीता, सीता, कोई भी एक लड़की का नाम, कोई भी एक लड़के का नाम। या फिर द काउ, द डॉग, माई पेन, कोई भी एक वस्तु हो, यह सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज, वॉज, हैज या डज ही लगता है। उसके बाद है प्लूरल नाउन, जो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, द बॉयज, काउज, चिल्ड्रेन, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन के साथ आपको लगता है आर, वर, हैव या डू। गाइज, अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो सिर्फ 4 ही वर्ब बताया, हर जगह 4 वर्ब लग रहे हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की संख्या तो 24 है, और बाकी चीज़ों को भी बताइए कि कौन कहाँ पे क्या लगेगा। तो आइए हम जानते हैं बाकी हेल्पिंग वर्ब्स जो 24 है उनके बारे में। देखिए, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। जैसा कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। ये मैंने 24 यहाँ पे लिख दिया है। इसमें आपको समझना यह है कि कुछ चेंजेबल होते हैं और कुछ नॉन चेंजेबल होते हैं। यानी कुछ वर्ब का प्रयोग हमेशा जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, और कुछ वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं। वो सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ सेम रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और आप देखिए, जैसे एम है, इज है, आर है, ये सब बदलने वाले हेल्पिंग वर्ब्स है। वाज, वर है, हैव, हैज है,
डू डज है और शैल विल है। मात्र 11 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी जो 13 हेल्पिंग वर्ब्स बच गए यह नॉन चेंजेबल है, यह नहीं बदलते हैं, यह किसी भी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से प्रयोग होगा। तो इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट देखिए आप लगा सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, ही कैन टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा सकती है, शी कैन टीच इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, दे कैन टीच इंग्लिश। आपने देखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर तरह के सब्जेक्ट तो बदल रहे हैं लेकिन सबके साथ कैन लग रहा है, यानी कैन नहीं बदल रहा है। तो ये सब जो विदाउट सर्कल किए हुए हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं बदलते हैं। जबकि अगर मैं यह कहूँ कि वह एक विद्यार्थी है, ही इज़ ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर अ स्टूडेंट। वे लोग विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे के साथ आर, ही के साथ इज, यू के साथ आर, ये बदल रहा है। तो बदलने वाले हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 11 है और नहीं बदलने वाले हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 13 है, यानी वो सब्जेक्ट के साथ नहीं बदलता है। अब आप शैल विल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप कहेंगे सर शैल विल को आपने चेंजेबल में डाला है, वो बदलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे शैल विल की चर्चा नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, शैल विल काफ़ी ईजी है, इसीलिए मैंने इसमें इसे नहीं डाला है। शैल, आई और वी, मात्र 2 सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, यू, ही, शी, इट, दे या राम, मोहन, सीता, काऊ, डॉग, जितने भी सब्जेक्ट बच गए सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। और हालांकि मैंने इसमें इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि आजकल शैल का प्रयोग नहीं होता है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसे सही माना जाता है। फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पक्का हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इजी भी है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यह याद रखना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ का हमारे यहाँ आपको ट्रिक मिलेगा। आप चाहे तो इसे याद कर लीजिए, इजी काफ़ी है, बात सही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे याद नहीं करना है, इसका भी कोई ट्रिक हो तो मज़ा आ जाए, तो मज़ा आने वाले है दोस्तों। आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स डू डज लगाते समय यह गलती कर बैठते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं खास करके ये ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक का पालन करके आप इसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सा मेन वर्ब, कौन सा वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए आप इसको याद रखेंगे, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाइए। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है। पहले तो आप ये जानिए सब्जेक्ट कौन कौन होता है। मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट 7 होते हैं और ये 2 होते हैं, यानी 7 प्रोनाउन होते हैं और 2 नाउन होते हैं। इस प्रकार से टोटल 9 ही सब्जेक्ट होते हैं। चाहे मैं सेंटेंस 100 दे दूँ, 1000 दे दूँ, सब्जेक्ट निकल के आपको उसके अंदर से 9 ही आएगा। और इसमें आपको जान लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा और कौन सा प्लूरल है। देखिए आई जो है यह सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से इसका प्रयोग होता है, लेकिन वी प्लूरल है, यू को प्लूरल माना जाता है। यू माने तुम या तुम लोग, आप या आप लोग होता है, इसे प्लूरल माना जाता है। यू सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। सिंगुलर नाउन ऑलरेडी सिंगुलर है एंड प्लूरल नाउन ऑलरेडी प्लूरल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कौन कौन सिंगुलर है एंड कौन कौन प्लूरल है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है ये जान लीजिए। एम, इज, वाज, हैज और डज ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जैसे रीड्स, वर्क्स, रन्स, लर्न्स, ये मेन वर्ब है और ये सिंगुलर होते हैं। जिस मेन वर्ब के लास्ट में आपको एस या ई एस लगा हुआ दिख जाए आप समझ जाएंगे कि वह मेन वर्ब सिंगुलर है। और प्लूरल वर्ब की बात किया जाए तो आर, वर, हैव और डू ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल होते हैं। इसके अलावा रीड, वर्क, रन और लर्न ये मेन वर्ब होते हैं और ये प्लूरल है। जिस मेन वर्ब के लास्ट में एस या ई एस नहीं दिखे, यानी उसमें अलग से नहीं जोड़ा हुआ हो, वह प्लूरल मेन वर्ब होते हैं। अब ट्रिक ये है कि आप कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है। अब सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएं, तो ये तो याद करना पड़ेगा ना कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा है, प्लूरल वर्ब कौन कौन सा है। ये नहीं, इससे भी आप याद नहीं करेंगे, फिर भी आपका काम चल जाएगा। आप इतना याद रखिए, एम को छोड़कर इज, जहाँ जहाँ आपको लास्ट में एस दिख जाए ना,
वो सब सिंगुलर होते हैं। जैसे एस है, इज, वाज, हैज़, डज, एस देख रहे हैं, जहाँ जहाँ एस लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लास्ट में एस आ रहा है मतलब वो सिंगुलर वर्ब है। और अगर लास्ट में एस नहीं आ रहा है, जैसे आर, वर्ड, हैव, डू, रीड, वर्क, रन, लर्न, तो ये हमारा मेन वर्ब है। तो आप इजिली सिंगुलर वर्ब को पहचान लेंगे एस वाला। विदाउट एस प्लूरल वर्ब, तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। अब आप उसको लगा लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब लगा लीजिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप उसमें प्लूरल वर्ब लगा लीजिए। आई को छोड़कर, आई को आप याद रखेंगे, आई के साथ एम और क्या क्या लगता है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, ऑब्जेक्ट का रूप। ऑब्जेक्ट का भी रूप बदलता रहता है। यहाँ से आपने देखा कि सब्जेक्ट 9 प्रकार के होते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट को आप पहचान लेंगे, पहचान कर लिख लेंगे। उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब को भी, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगा लेंगे। मेन वर्ब जो V1, V2, V3, V4 एंड V5 होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। किस टेंस में कौन सा वर्ब का रूप लगना है वो आप लगा लेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो कुछ जगहों पे ऑब्जेक्ट का रूप बदल जाता है, जबकि कुछ जगहों पे ऑब्जेक्ट का रूप नहीं बदलता है। रूप बदलने का मतलब कि उसी चीज़ को आप सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो कुछ और लिखाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो कुछ और लिखाएगा। जैसे मैं एक आदमी हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में काम करूँगा तो आई लिखाएगा, और मैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करूँगा तो मी लिखाएगा। आप सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो रूप है वह आई, ही, शी, दे और वी। आई को हम मी में बदलते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने के लिए, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में और वी को अस में। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो 9 होते हैं, आपने 2, 3, 5 ही बताया, 4 कहाँ गए? 4 इधर है सर, देख लीजिए, यू, इट, राम, सीता, गीता, मोहन, द काउ, द डॉग। यानी जितने भी बच गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 5 तो इधर आ गए और 4 आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं उसको और ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। यू और इट हालांकि प्रोनाउन है लेकिन इसका रूप नहीं बदलता है, आप इसको सेम रखेंगे। बाकी तो नाउन है, नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान के अनुसार उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो भी नाउन है उसको तो आप हूबहू रख देंगे। प्रोनाउन वाले में यू और इट का रूप नहीं बदलता है, बाकी आई, ही, सी, दे और वी का रूप बदल जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इससे आप ध्यान देकर लिख लेंगे। सेंटेंस के थ्रू आइए समझ लें, मैं उसे पढ़ाता हूँ और वह मुझे पढ़ाता है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसे पढ़ाता हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति है मैं जो काम कर रहा है, और एक और व्यक्ति है वह जो पढ़ने का काम कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेट बनता है आई टीच हिम। यहाँ पे मैं चूँकि काम कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है इसीलिए आई लिखाया, और वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, मैंने मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वो काम नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ पढ़ाने का काम, तो वह जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पे हिम लिखाया, ही नहीं लिखाया। लेकिन यही व्यक्ति वह मुझे पढ़ाता है, अब वह मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, अब वह काम कर रहा है, वह सब्जेक्ट बन गया, तो हिम नहीं लिख के ही लिखाएगा और ही टीचेज। और अब मैं चूँकि काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बना हूँ, तो अब आई नहीं लिख के यहाँ पे मी लिखाएगा। यानी ये आई जब मैं काम कर रहा था तो सब्जेक्ट बना तो आई लिखाया, जब मैं सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बना तो यही आई ना लिखकर यहाँ पे मैं लिखाया। यहाँ पे जब वो सब्जेक्ट बना तो ही लिखाया और ऑब्जेक्ट बना तो हिम लिखाया। यानी व्यक्ति वही है, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति वो है। जब वो मुझे पढ़ा रहा था और जब मैं उसे पढ़ा रहा था, ये दोनों में बदलाव हो गया। जब बदलाव हुआ तो उसके रूप में परिवर्तन हुआ, तो उसके स्थान में परिवर्तन भी हो जाएगा, और स्थान में परिवर्तन होगा तो उसके रूप में भी परिवर्तन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है। तो गाइज फाइनली आप टेंस सीख चुके हैं। अब ज़रूरत है सिर्फ आपको प्रैक्टिस की, और इसके लिए हम आपको 15 सेंटेंसेज प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। कृपया आप इसे घर से बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस सेंटेंस को बनाएंगे भी, ट्रांसलेट करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे किस प्रकार से बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।